हेलो एवरीवन। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज के दिन की शुरुआत करेंगे 26 और 25 अप्रैल 2023 दोनों दिन के करंट अफेयर के साथ। पूरा वीडियो अंतिम तक ध्यान से देखिएगा। सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर हैं दोनों दिन के, जो कि इस वीडियो में हम लोग कवर करने जा रहे हैं। पीडीएफ आप लोग एग्जाम इंजन एप्लीकेशन से डाउनलोड कर सकते हो। एग्जाम इंजन एप्लीकेशन पे फ्री स्टडी मटेरियल का जहां पर ऑप्शन है, वहीं पर आपको ये डेली के पीडीएफ मिलते हैं। एग्जाम इंजन एप्लीकेशन अगर आपने डाउनलोड कर लिया है तो आप 5 स्टार रेटिंग उसे देना ना भूलिए। शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर, लेकिन पहले बात करेंगे कल के क्वेश्चन की। कल मैंने आपसे एक क्वेश्चन ये पूछा था कि हिंदू विडो रीमैरिज एक्ट जो है, इसको कौन से वर्ष में पास किया गया था। तो हिंदी में इसको बोलते हैं हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम, और इसको पास किया गया था जुलाई के महीने में 1856 में। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि ये जो रीमैरिज एक्ट है भारत में, इसको किसके द्वारा इसकी पहल करी गई थी। तो इसका श्रेय दिया जाता है ईश्वर चंद्र विद्यासागर को। ठीक है। और ब्रिटिश इंडिया ने ईस्ट इंडिया कंपनी ने इसको पास किया था। भारत में इससे पहले एक प्रावधान हुआ करता था कि अगर किसी भी महिला के पति का निधन हो जाता है तो उसके बाद वो शादी नहीं कर सकती है। मतलब कोई भी अगर विधवा है, कोई विडो है, तो वो शादी नहीं कर सकती है। तो समाज में इस चीज को हटाने के लिए ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने पहल करी, और इस पहल का ये परिणाम हुआ कि इस एक्ट को 1856 में मंजूरी मिली। और उसके बाद महिलाओं के लिए ये चीज एप्लीकेबल हो गई कि अगर उनके पति का निधन हो जाता है तो अगर वो चाहें किसी और से विवाह करना, तो फिर हिंदू विडो री मैरिज एक्ट के तहत वो विवाह कर सकती है। लेकिन आपको क्या लगता है ये जर्नी इतनी आसान रही? इतनी भी आसान नहीं रही। एक्ट 1856 में पास हो गया, लेकिन इवन इसके 50 साल बाद तक भी, 70 साल बाद तक भी महिलाएं स्ट्रगल करती रहीं इस तरीके के जीवन को अपनाने के लिए। लोगों ने इसको इतनी जल्दी अडॉप्ट नहीं किया। अब शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर। अभी हाल ही में भारत सरकार ने कौन से देश के साथ ये पैक्ट साइन किया है? एयर सर्विसेज एग्रीमेंट जिसको बोलते हैं। मतलब भारत सरकार इस देश के साथ एयर सर्विसेज के बीच में जितनी भी ट्रैवलिंग है उसको इजी बनाना चाहती है। तो ये है गुयाना। गुयाना कहाँ पड़ता है? ये साउथ अमेरिकी देश है। और इसकी कैपिटल क्या है? इसको बोलते हैं जॉर्ज टाउन। क्या बोलते हैं? जॉर्ज टाउन। और तंजानिया की कैपिटल क्या है? डोडोमा इसको बोलते हैं। ओमान की कैपिटल मस्कट है। सिंगापुर की कैपिटल सिंगापुर सिटी। ये पैक्ट गोवाना में भारतीय हाई कमिश्नर जो है केजे श्रीनिवास, उनके और गोवाना के जो ब्यूरोक्रेट हैं, इनका नाम है जुआन एडगिल, इनके बीच में साइन किया गया। और इस टाइम पर हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर भी मौजूद थे। गुयाना में इस टाइम पे राष्ट्रपति कौन है? ये है मोहम्मद इरफान अली। क्या नाम है? इरफान अली। और साउथ अमेरिका में आता है गुयाना। स्ट्रैटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो आप ऐसे समझ लो कि ये है भारत, और भारत से इधर आप साउथ वेस्ट की तरफ जब आते हो तो ये अफ्रीका आपको मिलता है। अफ्रीका से और आगे की तरफ जब आप आते हो तो ये आपको पूरा मिलता है क्या? दक्षिण अमेरिका। दक्षिण अमेरिका के ऊपर ये उत्तरी अमेरिका है, इस तरीके से। तो दक्षिण अमेरिका में इधर यहाँ पर ये वाले हिस्से में, मतलब आप ये समझ लो कोस्टल लाइन है गुयाना, अपने आप में समुद्र से लगा हुआ ये एक देश है। तो स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से ये इसलिए इंपॉर्टेंट है कि कल को अगर साउथ अमेरिकन रीजन में कुछ गिने चुने ऐसे देश जिनके साथ हम एयर सर्विसेज सपोर्ट लेना चाहें या फिर उन्हें देना चाहें वो सपोर्ट, तो हम आसानी से ये काम कर सकते हैं इस रूट के थ्रू। बात आ रही है समझ? क्योंकि कुछ एग्रीमेंट्स डिस्क्लोज नहीं किए जाते हैं। एयर सर्विसेज एग्रीमेंट इसको नाम दिया गया है। और ऑब्वियसली आप समझ सकते हो ये कहीं ना कहीं पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से और स्ट्रैटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से इंटरनेशनल लेवल पर अपने आप में अहमियत रखता है, क्योंकि डॉक्टर एस जयशंकर यहाँ पर मौजूद थे। अभी हाल ही में एनजीटी जिसको बोलते हैं नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, इन्होंने एक नई कमेटी का गठन किया है। और उसका कारण ये है कि उत्तर प्रदेश के अंदर कानपुर देहात में 1095 ऐसे तालाब हैं जो कि धीमे धीमे करके विलुप्त हो गए। तो इसकी जांच करने के लिए एक नई कमेटी का गठन किया गया है। और इसके हेड कौन होंगे? तो इसके हेड एनजीटी के चीफ आदर्श कुमार गोयल ही होंगे। मतलब आप ये समझ लो एनजीटी ने एक नई कमेटी की स्थापना करी है। ये कमेटी जांच करेगी कि उत्तर प्रदेश में कानपुर देहात के अंदर 1095 तालाब क्यों सूख गए, उनकी देखभाल क्यों नहीं करी गई। और इसकी डायरेक्ट रिपोर्ट आदर्श कुमार गोयल को ही दी जाएगी। और एनजीटी पूरे भारत में एक ऐसी संस्था है जो कि पर्यावरण के लिए मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग करते हैं। ये सभी राज्यों और यूटीज के ऊपर कहीं ना कहीं मॉनिटरिंग रखते हैं कि कोई राज्य सरकार अनदेखा तो नहीं कर रही है,
कि अगर पॉल्यूशन ज़्यादा बढ़ता चला जा रहा है, वो इस चीज़ को इग्नोर कर रहे हैं। जैसे कि अभी 1.5-2 साल पहले इन्होंने अरविंद केजरीवाल सरकार पे 2 बार लगातार जुर्माना लगाया था। तो एनजीटी के पास ये पूरे राइट होते हैं कि ये अगर इस तरीके के कोई भी केसेस देखने को मिलते हैं, पर्यावरण के साथ अगर कुछ भी समझौता कोई करता है, तो उस केस में ये पेनल्टी भी लगा सकती है एजेंसी। इस एजेंसी का हेडक्वार्टर है नई दिल्ली। अगला क्वेश्चन है, हम सभी को पता है कि इस साल G20 की अध्यक्षता भारत कर रहा है। जितनी भी मीटिंग है इस साल की वो सब भारत के अलग-अलग शहरों में आयोजित करी जा रही हैं। अब देखो भारत सरकार ने क्या किया है, एक प्रस्ताव अभी हाल ही में पेश किया है G20 के सामने। ये प्रस्ताव ये है कि भारत सरकार कह रही है कि हम एक पार्क बनाना चाहते हैं और ये पार्क पूरे तरीके से डेडिकेटेड होगा G20 ग्रुप को। तो ये अपने आप में ये जो पार्क है, ये कई तरीके के स्टैचूज़ दिखाएगा, जैसे कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी, भारत का राष्ट्रीय पेड़ क्या है, भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है, भारत का राष्ट्रीय फूल क्या है, ये सारी चीज़ें। और इसमें कई तरीके की प्रजाति की वनस्पतियाँ भी होंगी और ये जितना भी यहाँ पर स्टैचूज़ बनाए जाएँगे, वो सब स्क्रैप से बनाए जाएँगे, ठीक है? जैसे आपने देखा था ना, ये स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बनाया गया था, उसी तरीके से ये सब स्क्रैप से बनाया जाएगा। तो पहले भी दिल्ली में एक भारत दर्शन पार्क खोला गया था। उसमें जितने भी स्टैचूज़ बनाए गए हैं मॉन्यूमेंट पे, वो सब वेस्ट मटेरियल से ही बने हुए थे। तो यहाँ पर भी इस तरीके की ये पहल करी जाएगी। हालाँकि पूरी उम्मीद है कि भारत सरकार को इसकी मंजूरी मिल भी जाएगी, क्योंकि इस साल हम इसकी अध्यक्षता भी कर रहे हैं। और ये अपने आप में G20 को एक ट्रिब्यूट होगा, सिंबॉलिक तौर पर। और सवाल ये है कि ये कौन से शहर में बनाया जाएगा पार्क? ये पार्क नई दिल्ली में बनाया जाएगा। G20 की स्थापना 1999 में करी गई थी। ये 19 देशों और यूरोपियन यूनियन का एक समूह है। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में वर्ल्ड बैंक की लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023 की जारी करी गई है, जिसमें भारत ने कौन सी रैंक सिक्योर करी है? इसमें भारत ने 38वीं रैंक सिक्योर करी है, 38th रैंक। तो ये तो बात हो गई 2023 की। 2022 में अगर बात करें तो भारत की रैंक 44वीं थी। मतलब अगर देखा जाए माने तो पिछले एक साल में भारत 6 पायदान ऊपर आ गया है। और नंबर 1 पे कौन रहा? लॉजिस्टिक में नंबर 1 पे सिंगापुर रहा, नंबर 2 पे फिनलैंड, नंबर 3 पे जर्मनी रहा। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अभी कुछ टाइम पहले ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स में भारत ने कौन सी रैंक सिक्योर करी थी? 13वीं रैंक सिक्योर करी थी, ठीक है। और अगर बात करी जाए वर्ल्ड्स मोस्ट क्रिमिनल कंट्रीज में भारत ने कौन सी रैंक सिक्योर करी थी? उसमें भारत ने 77वीं 77th रैंक सिक्योर करी। नंबर 1 पे वेनेजुएला है इस टाइम पे। मतलब उस इंडेक्स के आधार पर यह बताया गया था कि दुनिया में वेनेजुएला वो कंट्री है जहां पर सबसे ज्यादा क्रिमिनल इस टाइम पर निवास कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, BEML भारत जिसको बोलते हैं भारत अर्थ एंड मूवर्स लिमिटेड, इसके नए सीएमडी के रूप में किसको अपॉइंट किया गया है? तो इसके नए सीएमडी अब होंगे शांतनु रॉय। और इन्होंने जिनको सक्सीड किया है उनका नाम है अमित बैनर्जी। तो अब शांतनु रॉय के हाथ में बीईएमएल की पूरी कमान है। बीईएमएल में शांतनु रॉय पिछले 30 साल से अपनी सर्विस दे रहे हैं। 30 साल एक अच्छा खासा टेन्योर होता है। आप ये मान के चलो कि अगर कोई व्यक्ति 30 साल किसी एक कंपनी में दे चुका है, इसका मतलब ये है कि उसने सिर्फ लगभग एक ही कंपनी में काम किया है। और 30 साल के बाद ही ऑब्वियसली इतना रिच एक्सपीरियंस के बाद ही सीएमडी या एमडी जैसी पोस्ट दी जाती है। तो शांतनु रॉय अभी तक माइनिंग और कंस्ट्रक्शन बिजनेस में डायरेक्टर के तौर पर कार्यरत थे। अब ये पूरी पूरी देखभाल संभालेंगे बीएमएल की। बीएमएल की स्थापना 1964 में करी गई थी, 1964 में। इसका हेडक्वार्टर है बैंगलोर। वॉल्ट डिज्नी कंपनी जो है ना, इसकी एक सब्सिडरी है जिसको आप लोग जानते हो स्टार स्पोर्ट्स, ठीक है, जिसमें आप आईपीएल वगैरह देख पाते हो। तो स्टार स्पोर्ट्स ने अभी कौन से क्रिकेटर को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो ये है ऋषभ पंत। अब से ऋषभ पंत एक और ब्रांड एम्बेसडर के तौर पर स्टार स्पोर्ट्स के साथ जुड़ गए हैं। ऐसा मैंने इसलिए कहा कि केवल ऋषभ पंत ही नहीं है स्टार स्पोर्ट्स के ब्रांड एम्बेसडर। इससे पहले केएल राहुल और हार्दिक पांड्या, रविंद्र जडेजा, श्रेयस अय्यर, ये सब स्टार स्पोर्ट्स के ब्रांड एम्बेसडर रह चुके हैं। इतना ही नहीं, आज से 3-4 साल पहले विराट कोहली भी ब्रांड एम्बेसडर रह चुके हैं स्टार स्पोर्ट्स के। बट वो अभी नहीं है। अभी रविंद्र जडेजा और हार्दिक पांड्या, श्रेयस अय्यर ये सब हैं। अभी कल के वीडियो में मैंने आपको बताया था एचएसबीसी के ब्रांड एम्बेसडर कौन बनाए गए हैं। तो विराट कोहली एचएसबीसी के ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं। आपको पता है अभी हाल ही में जियो सिनेमा ने अपना नया ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया है?
तो रोहित शर्मा को नया ब्रांड एम्बेसडर जियो सिनेमा ने बनाया है। इस बार का आईपीएल जियो सिनेमा ही कास्ट कर रहा है। अगला क्वेश्चन है, एक इलेक्ट्रॉनिक ऑटोमोबाइल कंपनी है जिसका नाम है जिप इलेक्ट्रिक। अभी इसके सीनियर वाइस प्रेसिडेंट ऑफ टेक्नोलॉजी के रूप में किसको अपॉइंट किया गया है? तो ये अपॉइंट किए गए हैं गजेंद्र आर्य। अब से ये जिप इलेक्ट्रिक की कमान संभालेंगे। इससे पहले ये ओला में भी काम कर चुके हैं, ये सैमसंग में भी काम कर चुके हैं और वोडाफोन में भी काम कर चुके हैं। अच्छा खासा इनको एक्सपीरियंस है, 12 साल से ज्यादा का। तो अब ये सीनियर वीपी के रूप में जिप इलेक्ट्रिक में कार्यरत होंगे। जो आपको पिक्चर में दिख रहे हैं इनका नाम क्या है? दरअसल इनको नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटेरिएट में मिलिट्री एडवाइजर के रूप में अपॉइंट किया गया है। तो अब से ये सैन्य सलाहकार होंगे। और इनका नाम क्या है? ये है संदीप सिंह। और ये बहुत ही आला दर्जे के अधिकारी रह चुके हैं भारतीय वायुसेना में। और अभी हाल ही में 31 जनवरी 2023 में ये रिटायर हुए हैं। तो बस जस्ट अभी रिटायर हुए हैं। और ऑलमोस्ट आप ये मान लो 2 महीने के बाद ही अब ये मिलिट्री एडवाइजर के रूप में अपॉइंट कर दिए गए हैं। ये इंडियन एयरफोर्स में 1983 में कमीशन हुए थे। तो मतलब आप ये समझ लो पूरे 40 साल की सर्विस इन्होंने दी है वायुसेना को। भारतीय वायुसेना की स्थापना 1932 में करी गई थी। और भारतीय वायुसेना एकेडमी जो है ये कहाँ पर है? ये हैदराबाद में है। और इस टाइम पर वायुसेना के चीफ कौन है? वी आर चौधरी, विवेक राम चौधरी। एक फैक्ट ध्यान रखिएगा, इस टाइम पर आर हरि कुमार जो नेवल चीफ हैं, जो आर्मी चीफ हैं मनोज पांडे, और जो वी आर चौधरी हैं एयरफोर्स चीफ, इन तीनों में भी अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा सीनियर वी आर चौधरी हैं। मतलब तीनों में सबसे पहले अगर अब कोई रिटायर होगा तो वी आर चौधरी ही रिटायर होंगे। अगला क्वेश्चन है, आर्चरी वर्ल्ड कप 2023 में स्टेज 1 में भारत के लिए अभी हाल ही में 2 गोल्ड मेडल किसने जीते हैं? तो बैक टू बैक 2 गोल्ड मेडल इसमें जीते हैं ज्योति सुरेखा वेनम ने। किसने? ज्योति सुरेखा वेनम। और ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सम्मान है और भारत के लिए ट्रिब्यूट है जो कि इन्होंने वहां पर गोल्ड मेडल जीते। इस बार का आर्चरी वर्ल्ड कप 2023 का टर्की में आयोजित किया जा रहा है। टर्की में कहां पर? अंतल्य में आयोजित किया जा रहा है। टर्की की कैपिटल है अंकारा। नाम ध्यान रखिएगा, पिछले साल टर्की का नाम चेंज हो चुका है। अब इसका नाम तुर्कीये है। क्या है? तुर्कीये ऐसे लिखा जाता है, तुर्कीये। अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे अभी हाल ही में कौन से दिन मनाया गया है? यह दिवस 23 अप्रैल को मनाया जाता है। और आपको पता है यह दिवस क्यों मनाया जाता है 23 अप्रैल को? उसका कारण यह है कि एमिनेंट ऑथर एंड पोएट विलियम शेक्सपियर का निधन 23 अप्रैल को हुआ था। तो इस वजह से 23 अप्रैल को वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे के रूप में मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने के पीछे का उद्देश्य यह है कि कोई भी व्यक्ति अगर किताब लिख रहा है तो उसे कॉपीराइट कराना ना भूले। क्योंकि जब कोई व्यक्ति किताब लिखता है तो दरअसल उसमें उसकी मेहनत होती है बहुत दिनों की उसके पीछे। और अगर आप कॉपीराइट नहीं कराते हैं तो कई बार ऐसा देखा गया है कि आपके कंटेंट को बहुत जल्दी कहीं ना कहीं पायरेट कर लिया जाता है। तो इस बार 2023 की जो थीम है ये रही इंडिजिनस लैंग्वेजेस। वर्ल्ड क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन डे कौन से दिन मनाया गया? हिंदी में बोले तो रचनात्मक और नवाचार दिवस ये मनाया गया 21 अप्रैल को। और इसको पहली बार इस दिवस को साल 2002 में मनाया गया था। क्या आप बता सकते हो पहली बार वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे कब मनाया गया था? अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। अगला क्वेश्चन है, नेशनल पंचायती राज दिवस अभी हाल ही में मनाया गया 24 अप्रैल को। क्या आप बता सकते हो किसको पंचायती राज सिस्टम के जनक के रूप में जाना जाता है? तो जनक के रूप में पंचायती राज सिस्टम में बलवंत राय मेहता को जाना जाता है। किसको? बलवंत राय मेहता। और यहाँ पर ये ऊपर नीचे थोड़ा सा हो गया है, ये आप ध्यान रखिएगा। सही आंसर बलवंत राय मेहता है। अब पंचायती राज सिस्टम के बारे में जान लेते हैं। हमारे संविधान में पंचायती राज सिस्टम को द पंचायत के नाम से जाना जाता है। इसका नाम केवल द पंचायत है। इसको पंचायती राज सिस्टम डॉक्यूमेंट बेसिस पर बोला जाता है, लेकिन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में द पंचायत सिर्फ इसे बोलते हैं। और इसका उल्लेख आर्टिकल 243 में किया गया है। पंचायती राज सिस्टम को अगर बोला जाए हमारे संविधान के कौन से भाग में उल्लेखित किया गया है? भाग 9 में। पंचायती राज सिस्टम की हिस्ट्री पर अगर थोड़ा सा फोकस करें तो भारत के आजाद होने के बाद 1952 में जवाहरलाल नेहरू ने सीडीपी की स्थापना करी थी, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम। इसको भारत में ग्रामीण एरियाज की डेवलपमेंट के लिए स्थापित किया गया। लेकिन 1957 में जब इसको रिव्यू किया गया
तो पता लगा इसका निष्कर्ष 0 निकला। सीडीपी पूरे तरीके से फेल रहा। अब सीडीपी को रिव्यू किया गया और इसको रिव्यू करने में कई कमेटीज थी, जैसे बलवंत राय मेहता कमेटी, एलएम सिंघवी कमेटी और जीवीके राव कमेटी। इन सब कमेटीज ने मिलकर सीडीपी को रिव्यू किया। तब जाकर एक नया फेस निकल कर आया जिसको पंचायती राज सिस्टम के नाम से जाना गया। ये 3 टियर आर्किटेक्चर पर बेस्ड होता है। लेकिन इन सभी कमेटीज में सबसे बड़ा रोल बलवंत राय मेहता कमेटी का रहा, जिस वजह से इनको फादर ऑफ पंचायती राज सिस्टम के नाम से जाना जाता है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड ऑफ इट। अब कल के करंट अफेयर भी कवर कर लेते हैं। अभी हाल ही में नेशनल मेडिकल कमीशन के द्वारा अप्रूवल दे दिया गया है कि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में पहला मेडिकल कॉलेज कहां पर स्थापित किया जाएगा। तो आप ये समझ लो, जितने भी भारत के पूर्वी राज्य हैं उन सभी को उनका पहला मेडिकल कॉलेज मिलने जा रहा है और इसकी स्थापना नागालैंड में लगभग लगभग हो चुकी है। इसका जो सत्र है वो इस साल से शुरू भी हो जाएगा, जुलाई के महीने से। तो जुलाई से इस बार इसका 2023 से 2024 का सत्र शुरू हो जाएगा। नागालैंड की स्थापना 1963 में करी गई थी, एक तरीके से राज्य के रूप में, ठीक है। तब से आज तक पूर्वी राज्यों में कोई भी इतना बड़ा मेडिकल कॉलेज नहीं है। और ये जो मेडिकल कॉलेज है इसमें एमबीबीएस की 100 सीटें रखी गई हैं। इन 100 सीटों में अगर बात करें तो 85 सीटें नागालैंड के लोगों के लिए ही आरक्षित है और बाकी 15 सीटें खुली हैं दूसरे राज्यों के लिए। बहुत जल्द दूसरे राज्यों में भी मेडिकल कॉलेज की स्थापना करी जाएगी। नागालैंड में इस टाइम पे मुख्यमंत्री हैं नेपियो रियो और यहाँ पे गवर्नर हैं ला गणेशन। ये कौन सी राज्य सरकार है जिसके द्वारा अभी हाल ही में वन पंचायत वन प्लेग्राउंड प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है? तो ये है पिनाराई विजयन की सरकार, केरल सरकार। केरल सरकार अपने राज्य के अंदर भिन्न भिन्न पंचायतों में एक नया स्पोर्ट्स ग्राउंड स्थापित करेगी और आने वाले टाइम में ये केरल के अंदर खेल को बढ़ावा देगा हर तरीके से। इसका मेन उद्देश्य यह है कि केरल सरकार चाहती है कि केरल में जितने भी प्रतिभावान खिलाड़ी हैं उन सभी को मौका मिले। और ये जितने भी प्लेग्राउंड स्थापित किए जाएंगे, प्रत्येक स्पोर्ट्स ग्राउंड के लिए 1 करोड़ की धनराशि आवंटित करी गई है। अगला क्वेश्चन है, ये कौन सी राज्य सरकार है जिसके द्वारा अभी हाल ही में 3 ऑनलाइन सर्विसेज लॉन्च करी गई हैं? पहली, जिसका नाम है प्रोएक्टिव दिव्यांग पेंशन सीरीज। ये जो योजना है, ये जो दिव्यांग जन है, जो डिसेबल्ड है, उनको पेंशन देने के लिए है। दूसरा, इन्होंने एक व्हाट्सएप चैटबॉट लॉन्च किया है जिसका नाम है ताऊ से पूछो। तो दरअसल ताऊ से पूछो का मतलब ये है कि ये हरियाणवी लैंग्वेज में इसका नाम रख दिया गया है, कि उस चैटबॉट को नाम ताऊ दे दिया गया है और एक थोड़ा सा अपीलिंग लगे इस वजह से। अदरवाइज ये चैटबॉट है, आप हरियाणा सरकार की योजनाओं के बारे में इससे जान सकते हो। और तीसरा जो लॉन्च किया गया है वो ऑनलाइन बुकिंग ऑफ गवर्नमेंट रेस्ट हाउसेस टू डिजिटली एम्पावर पीपल। मतलब जो गवर्नमेंट की तरफ से रेस्ट हाउसेस आपको दिए जा रहे हैं तो उसकी आप ऑनलाइन बुकिंग कर सकते हो। तो ये 3 टोटल सर्विसेज लॉन्च करी गई है हरियाणा में मनोहर लाल खट्टर सरकार के द्वारा। और हरियाणा में इस टाइम पे गवर्नर कौन है? बंडारू दत्तात्रेय। बंडारू दत्तात्रेय, ठीक है। ध्यान रखिएगा, हरियाणा सरकार ने कुछ टाइम पहले अनाउंस किया था कि ये ऑक्सी वन की स्थापना करेंगे। किसकी? ऑक्सी वन की। ऑक्सी वन क्या है? ऑक्सी वन एक दरअसल बहुत बड़ा पार्क होगा और एक ऐसा पार्क जिसमें एक छोटा फॉरेस्ट भी सम्मिलित होगा, मतलब वन प्लस पार्क होगा। इसमें 300 से ज्यादा पौधे की प्रजातियां लगाई जाएंगी। इसकी खास बात यह होगी कि इसका एक हिस्सा पूरे तरीके से वन की तरह डिजाइन किया जाएगा और एक हिस्सा इसका पूरे तरीके से पार्क की तरह डिजाइन किया जाएगा जिसमें आप योगा वगैरह कर सकते हो, वॉकिंग वगैरह कर सकते हो। इसका नाम ऑक्सी वन इसलिए रखा गया है कि वन का मतलब ये वन वाला डिजर्ट वाला वन नहीं है, ये वन का मतलब फॉरेस्ट वाला वन है। और ऑक्सी का मतलब है यहाँ पर ऑक्सीजन से, आपको फ्रेश ऑक्सीजन इसमें मिलेगी। और इसकी स्थापना कहाँ कर रही है हरियाणा सरकार? करनाल में, करनाल डिस्ट्रिक्ट में। ये कौन सा आईआईटी है जिसके द्वारा तंजानिया के जांजिबर में पहली बार इनका इंटरनेशनल कैंपस स्थापित किया जाएगा? अक्टूबर 2023 में, इसी साल इसकी स्थापना कर दी जाएगी। ये है आईआईटी मद्रास। और अभी तक आईआईटी मद्रास ने भारत के बाहर अपना कैंपस कहीं पर भी नहीं खोला था। पहली बार ये डायरेक्ट तंजानिया में इसको खोलने का प्लान कर रहे हैं। और ये जो कैंपस है ये ऑलमोस्ट बन के तैयार हो चुका है। अक्टूबर 2023 में इसका इनॉग्रेशन होना है। और अभी आईआईटी मद्रास की तरफ से हाल फिलहाल में 5 प्रोफेसर्स की एक टीम ने इसको विजिट भी किया है कि जितनी भी कमी वगैरह है वो सारी तब तक पूरी कर ली जाए।
और तंजानिया की कैपिटल क्या है? इसको बोलते हैं डोडोमा। तंजानिया में इस टाइम पे सरकार किसकी चल रही है? यहाँ के प्रधानमंत्री हैं कासिम मजालिबा। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, कासिम मजालिबा, इनकी सरकार चल रही है। ये कौन सी राज्य सरकार है जिसके द्वारा अभी हाल ही में एक योजना लॉन्च करी गई है जिसका नाम है सलोखा योजना? सलोखा योजना महाराष्ट्र सरकार के द्वारा लॉन्च करी गई है। महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री हैं एकनाथ जी शिंदे। और ये योजना किसके बारे में बताती है? तो ध्यान रखिएगा, महाराष्ट्र सरकार ने इस योजना को अगले 2 साल तक के लिए लॉन्च किया है। अब देखो, महाराष्ट्र के अंदर बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जमीन को लेकर डिस्प्यूट चलता है जिनमें, मतलब जैसे मान लो एक ये व्यक्ति है, एक ये व्यक्ति है, दोनों की जमीन आपस में लग रही है। अब ये बोल रहा है कि नहीं इतनी मेरी है, वो बोल रहा है नहीं इतनी मेरी है। अब दोनों पिछले कई साल से लड़ रहे हैं उस केस में। अब जमीन किसी को नहीं मिल पा रही है क्योंकि कोर्ट में केस चला गया है। तो महाराष्ट्र सरकार ये कह रही है कि भैया हमने आपके लिए सलोखा योजना लॉन्च करी है। इस योजना के अंतर्गत आपका कोई भी पैसा अतिरिक्त नहीं लगेगा, सिर्फ 2,000 रुपए का खर्चा आएगा। 1,000 का खर्चा आएगा नॉर्मल रजिस्ट्रेशन कराने के लिए आप अपनी जमीन का, और 1,000 की आपको स्टैंप पे ड्यूटी लगेगी। लेकिन आप लोग आपसी सहमति इस पर बना लें तो, मतलब सरकार बोल रही है इस योजना के अंतर्गत कि हम आपके लिए बैठे हैं, आप लोग अपनी आपसी सहमति बनाकर आइए और हमसे तुरंत दस्तावेज बनाकर ले जाइए और अपना सेटलमेंट आउट ऑफ द कोर्ट ही कर लीजिए। तो ये अपने आप में काफी अच्छी पहल है, लेकिन इसके लिए अगले 2 साल तक का समय है। 2 साल तक सरकार कह रही है, आपके पास मौका है, आप इसको निपटा लीजिए तो अच्छा होगा। वरना सभी को पता है कोर्ट कचहरी से किसी को तो फायदा मिलता नहीं है। महाराष्ट्र में गवर्नर कौन है? ये है रमेश बाइस। कौन है? रमेश बाइस। महाराष्ट्र के कई बार फोक डांस हमसे पूछे जाते हैं, जैसे कि यहाँ पर एक डांस है जिसको लवानी बोलते हैं। यहाँ पर तमाशा चलता है, दही हांडी यहाँ पर होता है डांस। इसके बाद दशा अवतार यहाँ पर होता है। एक यहाँ का डांस है जिसको बोलते हैं गाफा। एक यहाँ पर चलता है नाटक। ये सब यहीं के है। अगला क्वेश्चन है, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक जिसको बोलते हैं एआईआईबी, ये अपना पहला ओवरसीज ऑफिस कौन से देश में खोलने जा रहे हैं? तो ये इसकी स्थापना करने जा रहे हैं कहाँ पर? यूनाइटेड अरब अमीरात में। और यूएई की कैपिटल अबू धाबी में ये अपनी इंटरनेशनल ओवरसीज ऑफिस की स्थापना करने जा रहे हैं। एआईआईबी की स्थापना साल 2016 में करी गई थी। इसका हेडक्वार्टर है बीजिंग। और इसके प्रेसिडेंट कौन है? ये है जिन लिकिन। कौन है? जिन लिकिन। अगला क्वेश्चन है, देखिए अभी हम लोगों ने इसके बारे में बात भी किया था, मैंने आपको बताया था कि जियो सिनेमा ने ब्रांड एम्बेसडर अपना किसको नियुक्त किया है? तो इन्होंने रोहित शर्मा को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। रोहित शर्मा आईपीएल में मुंबई इंडियंस की तरफ से कैप्टन भी है। और जो रिलायंस ग्रुप है वो जाहिर सी बात है रोहित शर्मा को जियो सिनेमा को रिप्रेजेंट करवाना चाहते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली आईपीएल में मुंबई इंडियंस को लगातार काफी अरसे से रोहित शर्मा ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो अब जियो सिनेमा को भी यही बेहतर तरीके से रिप्रेजेंट कर पाएंगे काफी अच्छे से। अभी हाल ही में यूनिसेफ के चाइल्ड राइट कैंपेन के एम्बेसडर के रूप में किसको अपॉइंट किया गया है? आयुष्मान खुराना यूनिसेफ के चाइल्ड राइट कैंपेन के एम्बेसडर बनाए गए। एचडीएफसी बैंक भारत का सबसे बड़ा बैंक है इस टाइम पे कैपिटल बेसिस पर। इसके नए डेप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर कौन बनाए गए हैं? तो अब से इसकी कमान संभालेंगे कैजाद भरूचा। ये जो आपको पिक्चर में दिखाई दे रहे हैं ये भरूचा साहब हैं। एचडीएफसी बैंक में पिछले 2 डिकेड से ज्यादा से भी ये कार्यरत है और अगले 3 सालों के लिए इनको अपॉइंट किया गया है। अब आप ये समझ लीजिए कि एचडीएफसी बैंक में मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है और सीईओ शशिधर जगदीशन। तो शशिधर जगदीशन साहब के बाद ये दूसरे नंबर की टॉप पोस्ट है एचडीएफसी बैंक की, जिस पर अब कैजाद भरूचा जी कार्यरत होंगे। और एचडीएफसी बैंक की स्थापना 1994 में करी गई थी। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई। और एचडीएफसी बैंक के चेयरपर्सन तो पता ही है आपको, शशिधर जगदीशन। अगला क्वेश्चन है, एनटीआरओ जिसको बोलते हैं नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसके नए चेयरपर्सन कौन बनाए गए हैं? एनटीआरओ के नए चेयरपर्सन बनाए गए हैं सीनियर आईपीएस अधिकारी अरुण सिन्हा। अब इसकी कमान संभालेंगे। 1984 बैच के अधिकारी हैं अरुण सिन्हा और इनका कैडर है केरल कैडर। आपको पता है नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन किसके अंतर्गत कार्य करती है? ये सीधे एनएसए के अंतर्गत कार्य करती है, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर के अंतर्गत, जो कि अजीत डोभाल साहब है।
और एनएसए किसके अंडर काम करते हैं? ये पीएमओ ऑफिस के अंतर्गत काम करते हैं। ठीक है, तो अब आप समझ लो कितनी हाई लेवल एजेंसी है नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। और एनटीआरओ की स्थापना 2004 में करी गई थी। इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली। अगला क्वेश्चन है, इंडियन एयरफोर्स में पहली बार किसी महिला अधिकारी को गैलेंट्री अवार्ड से सम्मानित किया गया है, तो ये अवसर किसको मिला है? तो ये जो आपको पिक्चर में दिखाई दे रही हैं, इनका नाम है दीपिका मिश्रा। और दरअसल विंग कमांडर दीपिका मिश्रा, आप इन्हें बोलें तो ज्यादा बेहतर होगा। और अभी हाल ही में मध्य प्रदेश में बाढ़ आई थी, जहां पर इन्होंने अपना शौर्य दिखाया। और ये बेसिकली एक हेलीकॉप्टर पायलट है, रेस्क्यू हेलीकॉप्टर पायलट, राजस्थान बेस्ड पायलट है। तो वहां पर जिस तरीके से इन्होंने अपना शौर्य का प्रदर्शन किया है, इस वजह से इनको गैलेंट्री अवार्ड से सम्मानित किया गया है। भारतीय वायुसेना ने अभी हाल ही में टोटल 68 सोल्जर्स को सम्मानित किया है अवार्ड से, जिसमें से 57 इंडियन एयरफोर्स के हैं और एक इंडियन आर्मी के सोल्जर हैं। टोटल अगर बात करी जाए तो वायुसेना मेडल गैलेंट्री अवार्ड 58 में से 13 लोगों को दिया गया है। और विशिष्ट सेवा मेडल 30 लोगों को दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में एस्टर गार्जियंस ग्लोबल नर्सिंग अवार्ड 2023 से किसको सम्मानित किया गया है? तो ये दो लोग सम्मानित, एक है शांति लकड़ा और दूसरी है जिंसी जैरी। शांति लकड़ा जो है ये भारतीय हैं। ये भारत के अंडमान निकोबार में पोर्ट ब्लेयर में एक हॉस्पिटल है जिसका नाम है जीबी पंत हॉस्पिटल, वहां पर कार्यरत है नर्स के रूप में। और जो जिंसी जेरी हैं, ये आयरलैंड में एक मास्टर मैस्ट्रियोडेक यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल में नर्स के रूप में कार्यरत है। तो इन दोनों को नर्स के क्षेत्र में अपना उत्कृष्ट कार्य देने के लिए सम्मानित किया गया है अभी हाल ही में एस्टर गार्जियन ग्लोबल नर्सिंग अवार्ड 2023 से। तो इसमें सही आंसर है शांति लकड़ा। लेकिन ध्यान रखिएगा, आपको दोनों के नाम ध्यान रखने हैं। अगला क्वेश्चन है, अर्थ डे अभी हाल ही में कौन से दिन मनाया गया? तो अर्थ डे हर साल 22 अप्रैल को मनाया जाता है। सवाल यह है कि इस बार की इसकी थीम क्या थी? इस बार की थीम बहुत ही सिंपल थी, इन्वेस्ट इन आवर प्लैनेट। ये अपने आप में बहुत ही अपीलिंग थीम है, इन्वेस्ट इन आवर प्लैनेट। हमें अपने ग्रह में ही, हमें अपने घर में ही इन्वेस्ट करना चाहिए, तो ही वो चीज हमें बेहतर बन के उभरती हुई दिखाई देगी। अब मेरा आज का सवाल आपसे, आप में से कितने लोग बता सकते हैं दामोदर घाटी परियोजना जो है, ये इनमें से कौन से दो राज्यों से संबंधित है? कमेंट बॉक्स में जल्दी से लिखकर बताइए। आप सभी मुझे एग्जाम इंजन एप्लीकेशन पे फॉलो कर सकते हैं। एग्जाम इंजन एप्लीकेशन को जब भी आप डाउनलोड करें तो 5 स्टार रेटिंग देना ना भूलिए। वो एटलीस्ट इसलिए कि आप डेली एग्जाम इंजन एप्लीकेशन से कुछ ना कुछ फ्री कंटेंट डाउनलोड करते हैं, तो एटलीस्ट आप 5 स्टार रेटिंग तो इसे दे ही सकते हैं। एमटीएस जो भी स्टूडेंट देने जा रहे हैं, आप फुल बैच भी ले सकते हैं और केवल जीएस जीके भी एमटीएस के लिए ले सकते हैं। अगर आपको प्रैक्टिस करनी है तो प्रैक्टिस बैच मात्र 75 रुपये में मैंने लॉन्च किया है, आप उसको भी कर सकते हैं, जहां पर मैं 600 बैक टू बैक इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज करा रहा हूं आपको, जिसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी और साइंस, और इसके अलावा 200 एमसीक्यूज स्टैटिक जीके के मैं कवर कर रहा हूँ। अभी तक इसका स्टेटस ये है कि हिस्ट्री, पॉलिटी और साइंस कवर हो चुकी है, अब स्टैटिक जीके और जियोग्राफी के एमसीक्यूज बस बचे हुए हैं। और मॉक टेस्ट भी आप यहाँ पे अवेल कर सकते हो, स्पेशली जिनका एग्जाम जुलाई 2023 में है सीजीएल का। सीजीएल वाले स्टूडेंट इस बैच को अवेल करें। ये बेस्ट बैच है अभी तक का एग्जाम इंजन पे, जिसमें वीओडी प्लस लाइव क्लासेस मेरी चल रही है। इसमें आपको इंतजार करने की जरूरत नहीं है, जैसे ही आप इस बैच को लेते हैं, जितनी भी वीओडी क्लासेस हैं वो सब आपको एक ही बार में मिल जाएंगी, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस, इकोनॉमिक्स रिकॉर्डेड। बाकी मैं वन लाइनर की प्रैक्टिस करा रहा हूँ यहाँ पर। थैंक यू एवरीवन, बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, आपका दिन मंगलमय हो।